A block of mass small m placed on a rough inclined plane of inclination 30 degree can just be prevented from sliding by applying a force F1 up the plane. ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रखा है, ऐसा कि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। पहले मान लेंगे कि सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नीचे की तरफ आने वाला फोर्स हो जाएगा mg, राइट। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस mg के कॉम्पोनेंट बनाएंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ भी एंगल 30 होगा। ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा mg cos 30 और यहाँ वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा mg sin 30। इस mg sin 30 की वजह से ये नीचे आना चाहता है, लेकिन सरफेस जो है ना वो रफ है। सरफेस रफ होने की वजह से फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? ये हुआ mg cos ऑफ थीटा। जितना फोर्स ऑब्जेक्ट ने सरफेस के ऊपर लगाया उतना ही सरफेस वापस देगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन भी mg cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। अब हुआ यूँ कि हमको क्वेश्चन में कहा है कैन जस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग। तो अगर mg sin 30 की वैल्यू ज़्यादा होंगी फ्रिक्शन के मुकाबले में तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। तो हम चाहते हैं कि हम उसको स्लाइडिंग से रोक पाए, प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग बाय अप्लाइंग अ फोर्स F1 अप द प्लेन। तो हमने एक और फोर्स यहाँ अप्लाई की है F1 ऊपर के डायरेक्शन में, राइट। और ये F1 अप्लाई करने के बाद हुआ यूँ कि ऑब्जेक्ट स्लाइड करना बंद कर देता है। अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना बंद कर देता है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस हो चुके हैं। बहुत ध्यान से देखना, अगर ये F1 हम नहीं लगाते थे तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता था, यानी वो नीचे के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसलिए नीचे के मोशन को, नीचे के डायरेक्शन में होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में आया, राइट। इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं mg sin ऑफ 30 इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, एक तो F1 है और दूसरी फ्रिक्शन है, एक F1 और दूसरा फ्रिक्शन। ठीक है जी, इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। यानी mg sin 30 इज इक्वल टू F1 एज इट इज़, और फ्रिक्शन को लिखा जा सकता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा mg cos ऑफ 30 के। ठीक है ना, हम लोग F1 में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए F1 बराबर हो जाएगा यहाँ का mg sin 30 एज इट इज़ है, और ये म्यू mg cos ऑफ 30 माइनस होकर इस तरफ आ जाएगा, यानी म्यू mg cos ऑफ 30 इस तरफ आ गया। ठीक है, इससे हमको पता चला कि F1 बराबर है कुछ कॉमन निकला यहाँ से, mg कॉमन निकल गया। F1 बराबर है mg कॉमन निकलने के बाद sin 30 का वैल्यू कितना हुआ 1/2 माइनस म्यू एज इट इज़, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, अगर हमें यहाँ से 1/2 भी कॉमन निकाल दिया, इक्वेशन में बचेगा mg/2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस म्यू √3। ये काम की चीज़ें उठा कर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे इसको। इतनी फोर्स हमको लगाना पड़ा ऊपर के डायरेक्शन में ताकि ऑब्जेक्ट स्लाइड करना बंद कर दे। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, उसने क्या कहा, एंड इट कैन बी जस्ट मेड टू स्लाइड अप द प्लेन। अब वो ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू करता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स F2 अप द प्लेन। हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू को बढ़ाए। पहले क्या हुआ था, F1 अप्लाई करने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने नीचे स्लाइड करना बंद कर दिया था। अब F1 की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट ने ऊपर की तरफ मोशन शुरू कर दिया, इसका मतलब अब रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा। If the coefficient of friction between the block and the incline is 1/2√3, the relation between F1 and F2 हमको मालूम करने की कोशिश करना है, राइट। चलिए डायग्राम बना लेंगे। तो ये हमारी पुरानी डायग्राम, सरफेस वही रफ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसका मास स्मॉल m था, नीचे की तरफ आने वाली फोर्स जो है वो mg के बराबर थी, यहाँ जाने वाला कॉम्पोनेंट था mg cos ऑफ 30 और इस तरफ आने वाला कॉम्पोनेंट था mg sin ऑफ 30। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट सरफेस को फोर्स देगा सरफेस उतना ही वापस नॉर्मल रिएक्शन देगा। यहाँ के केस में भी नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा mg cos ऑफ 30 के। अब हमने ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाए हैं अप द प्लेन, कितना फोर्स है F2, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर आना चाहता है, यानी फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, अगर हम कंसीडर कर ले कि उसका बस वो मोशन शुरू कर रहा है, यानी फोर्सेस बैलेंस हो गए। अगर फोर्सेस बैलेंस हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है ना, प्लस फ्रिक्शन। आगे बढ़िए, यानी F2 इज इक्वल टू mg और sin 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है mg cos 30 के, और cos 30 कितना है √3/2। अगेन यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल देंगे, क्या कॉमन निकालते हैं, mg/2 कॉमन निकाल दीजिए। mg/2 कॉमन निकालने के बाद इक्वेशन में बचा है 1 प्लस म्यू √3, ये वैल्यू आ चुका है F2 की।
हमको निकालना क्या है, द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। हमको F1 और F2 के बीच का रिलेशन मालूम करने की कोशिश करना है, तो बस दोनों को डिवाइड कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाता हूँ। F1 की वैल्यू कितनी है, mg/2। F1 इज इक्वल टू mg/2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस म्यू अंडर रूट 3, राइट। एक मरतबा चेक कर लीजिए, F1 का वैल्यू कितना है, mg/2 1 माइनस म्यू अंडर रूट 3, और F2 का वैल्यू कितना है, mg/2 1 प्लस म्यू अंडर रूट 3। इन दोनों को कर लेते हैं डिवाइड। F2 इज इक्वल टू mg/2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस म्यू अंडर रूट 3। कुछ कैंसिल होगा सब, mg/2 कैंसिल हो गया। इक्वेशन में बचा F1/F2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट में दिया है कितना है, 1/2√3। इसलिए म्यू की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 1/2 अंडर रूट 3, और यहाँ पहले से ही अंडर रूट 3 मौजूद है, ठीक है। नीचे की इक्वेशन में क्या होगा, 1 प्लस म्यू की जगह पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 3, 1/2 अंडर रूट 3, और यहाँ पहले से ही अंडर रूट 3 है, ओके। ये रूट 3 इस रूट 3 को ख़त्म करेगा, रूट 3 को ख़त्म करेगा, यानी F1/F2 विल बिकम 1 माइनस 1/2 बचा है, और नीचे आया 1 प्लस 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना, 1/2, और 1 प्लस 1/2 कितना, 3/2। ये 2 और ये 2 ख़त्म हुआ, इससे पता चला F1/F2 इज इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। ये हमारा रिलेशन होना चाहिए कि F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1, सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट।